बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद हिंदुस्तान, नमस्कार, स्वागत है आज के राष्ट्रीय व्याख्यान माला में। आप सभी का जो इस वक्त हमारे करोड़ों दर्शक जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और सभागार में मौजूद जो हमारे माननीय अतिथि हैं और तमाम दूर दराज से आए हुए जो हमारे खास विशेष सहभागी हैं, हमारे हमसफर हैं, आज 14 अगस्त है। आप लोग लगातार 9 अगस्त से आज 14 अगस्त हो चुका है, क्रांति दिवस से आजादी दिवस के इस स्वतंत्रता सप्ताह समारोह में सुदर्शन न्यूज के हमसफर बने हुए हैं। ये साथ यूं ही नहीं है, ये साथ 14 सालों का साथ है। आपके लिए, हम सब के लिए इस बार का ये आयोजन बहुत विशेष है, क्योंकि इस बार सुदर्शन न्यूज ने अपने शौर्य के 14 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 15वें वर्ष में पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सानिध्य और आपके प्रेम के लिए। आज 14 अगस्त हमारे लिए इसलिए भी विशेष है। हर साल जब हम राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं, 14 अगस्त को विगत 5 वर्षों से हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में एक ऐसे मेहमान होते हैं, एक ऐसे आदरणीय सम्माननीय हमारे परिवार के सबसे बड़े मुखिया होते हैं, जिन्होंने हमेशा से हमारे आधार राष्ट्र सर्वोपरि को ही मान्यता दी और उसी आधार पर अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद भी हमें देते रहे हैं। तो चलिए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की मैं रूपरेखा रखूं उससे पहले आज के मुख्य वक्ता का परिचय आपसे कराती हूं। शब्दों में पिरोते हैं उनको और फिर आप में से बहुत सारे लोग उनको पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र संघचालक, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक एवं अर्थशास्त्री, सुमंगल की अवधारणा की आधारशिला रखने वाले डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त जी का तालियों के साथ स्वागत। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त जी विगत 5 वर्षों से हमारे साथ इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनते रहे हैं और अपने सुविचारों से हमें अभिभूत कराते रहे हैं। आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारा। जब हम अपने देश की बात करते हैं, हमारी देश की पहचान दूर दराज तक फैली हमारी संस्कृति और संस्कारों से। यही हमारी पहचान है, यही हमारी परंपरा का आधार भी है। आज खास तौर से भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्य एवं वर्तमान संदर्भ, इस मुख्य विषय पर हमारे आज के मुख्य वक्ता कुछ ही क्षण में आपके सामने अपने सुविचार रखेंगे। लेकिन आज हमारे साथ और भी 2 खास मेहमान हैं, मैं अब उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज के इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला की अध्यक्षता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने लेखक हैं, चिंतक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और समाज सेवी हैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जी। डॉक्टर ए.के. अग्रवाल का भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मंच पे तीसरे जो सम्माननीय अतिथि हैं, जो आदरणीय अतिथि हैं, मैं उनको अपने परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कहूंगी, जिन्होंने हमेशा से हर चुनौती में, हर परेशानियों में, हर मुश्किलों में सुदर्शन न्यूज को एक साथ दिया है। मैं स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं सुभाष जिंदल जी का। और आज क्योंकि विशेष दिन है, आज 14 अगस्त है, कुछ घंटे ही बाकी हैं। जश्न आजादी की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, देश भर में इसकी तैयारियां हो रही हैं, हमारे प्रांगण में भी हम इसे विगत 9 अगस्त से मना रहे हैं। 15 अगस्त के पहले जब हम राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं तो इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को हर किसी के मन में पहुंचाने का, हर किसी के मन में वो अलख जगाने का। 14 वर्षों से हमने इसी आधार पर अपने चैनल को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमने हमेशा ये माना कि चैनल नंबर 1 नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और चलिए इसी कड़ी में आज के राष्ट्रीय व्याख्यान माला की भी अब बिना समय गवाए मैं शुरुआत करती हूं। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जी से यह अनुरोध करती हूं कि हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त जी को पुस्तक देकर उनका विशेष स्वागत करें।
और अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जी को ही कि वो मंच पर आए, पोडियम पर आए और आज के कार्यक्रम की विशेष प्रस्तावना और बीते 14 वर्षों में हम जिस राष्ट्र सर्वोपरि आधार की बात कर रहे हैं, उस आधार से जुड़े हुए चंद वाक्य, चंद शब्दों से हमें अभिभूत कराएं। डॉक्टर ए.के. अग्रवाल। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। नमस्कार। ये आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक विषय है और इसमें काफ़ी चिंतन की ज़रूरत है और डॉक्टर साहब जैसे वक्ता ही इसको अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। जिंदल साहब हैं तो मैं तो कुछ बता पाऊंगा। मैं एक दो वाक़ा बताता हूं कि इसमें जो हम आज बात कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम की, हमारा जो हिंदुस्तान का वैल्यू सिस्टम है वही एक यूनिवर्स को उसने पहले भी और आगे आने वाले टाइम में भी ये एक दिशा निर्देशन देगा। रूट जो है वो हिंदुस्तान में ही है। एक छोटा सा वाक़ा बताता हूँ और रियल है, ये नाम बदल के बताऊंगा। मैं कंपनी के माध्यम से एक बार करीब 15 साल पहले की बात है स्विट्जरलैंड गया। होटल में ठहरा हुआ था। नॉर्मली ये लोग टाइम के पंक्चुअल होते हैं, टाइम दिया तो उसी टाइम आ जाते हैं। तो टाइम मेरे को दिया 7:30, 7:30 बजे उसने मेरे को पिकअप करना था। मैं उसका नाम जॉन ले लेता हूँ, जॉन थॉमस बोल देता हूँ, लेकिन जॉन थॉमस एक्चुअल नाम नहीं है, नाम कुछ और है उसका। तो जॉन थॉमस ने मेरे को पिकअप करना था और फिर इंडस्ट्री में ले जाना था। तो आया नहीं वो, 7:30 बजे आए नहीं। मैंने सोचा ये तो नॉर्मली होता नहीं है इनके यहाँ। मैं नीचे बैठा रहा, आधा घंटा हो गया। फिर मैं रिसेप्शन पे बोल के चला गया कि ऐसे जॉन थॉमस नाम के व्यक्ति आएंगे, आप मेरे को बता देना। 9 बजे आए। तो 9 बजे आए तो मैंने पूछा, तो मैं कहा ये कुछ बात? कहते नथिंग, बात करते हैं। वहीं बैठ गए, रिसेप्शन पे बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा 1.5 घंटा इसलिए लेट हो गया कि मेरी मदर की डेथ होगी। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि मदर की डेथ होगी तो हम तो चुप हो गए बिल्कुल। मैंने अपने मुंह नीचे करा, बोला ही नहीं मैं। उसने सोचा कि इसके कुछ हो गया। जॉन थॉमस ने सोचा मेरा कुछ हो गया। कहते समथिंग हैपन टू यू। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं चूंकि आपकी मदर की डेथ होगी तो मैं सोच रहा बात ना करें आज, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे जब आपको ठीक लगेगा। कहते नहीं वो क्या है, वो तो डेथ होगी, खत्म हो गया, वो तो किस्सा खत्म हो गया। तो ये वैल्यू सिस्टम उनका है और हमारा वैल्यू सिस्टम ये है कि मरने के बाद भी पूजा करते हैं, हम मरने के दिन भी पूजा करते हैं, गरुड़ पुराण की पूजा करते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है मरने के बाद। तो आत्मीयता, हमारे यहाँ जो आत्मीयता है वो एटर्नल है, जो उनके यहाँ पे नहीं है। एक दूसरा बताता हूँ आपको। फिनलैंड गया मैं, तो जो इंडस्ट्री चलाती थी वो मालकिन थी, लेडी थी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा इस इंडस्ट्री के अलावा और क्या आपका बिजनेस है? कहते गायों का बिजनेस है। अच्छा, फैक्ट ये है कि हम भी गायों का बिजनेस करते हैं, हमारा भी गौशाला है। तो मैंने सोचा शायद इनके यहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए, ये डेवलप्ड कंट्री है। तो मैं उसे बोला, मैं कितनी गाय होंगी आपके यहाँ? कहता है ऐसी है कोई 80-90 के करीब है। तो मैं कहा हमारे यहाँ तो थाउजेंड्स में रहता है वैसे गौशाला का हिसाब। तो कहते नहीं मेरे पास तो 80-90। कहते आपके यहाँ बड़ा बिजनेस होगा। तो मैंने पूछा उससे, मैं कहा 80-90 में तो आपका काम चलता ही नहीं होगा, हमारा तो 1000 में नहीं चलता। मैं तो लूजिंग बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट तो कभी आता ही नहीं है। ये तो या तो अपने पास से देना पड़ता है या डोनेशन लेनी पड़ती है।
कहते हैं कि हमारा तो 80-90 में चल जाता है, ठीक ठाक चलता है। तो फिर हमने उससे आगे पूछा, मैं देख ले आपका थोड़ा सा कैसे आप करते हो, रख रखाव कैसे करते हो, उसमें वेटरनरी साइंसेज का कैसे करते हो, ट्रीटमेंट कैसे करते हो। कहती हाँ ले चलते हैं। तो जैसे गाड़ी में लेके गई, मैं साइड में बैठा हुआ था, वो चला रही थी गाड़ी, उनके यहाँ ड्राइवर वगैरह ज़्यादा नहीं होते। तो बोलती कि आपका कितना वो उत्पादन कितना हो जाता है। मगर हमारा तो 1000 गाय में 1000 लीटर 600-700 लीटर दूध होता है। कहते नहीं दूध नहीं, मीट कितना बिकता है। तो फिर वो चलते चल जो बात वो करती रही, एक कन्फ्यूजन सा मचा रहा काफी देर तक। वो सोच रही थी कि बिजनेस करता है ये दूध का, वो उसका मीट का। मैं सोचा था ये दूध का करती है बिजनेस। तो मगर दूध का बिजनेस में तो तेरे को इनकम होगी ही नहीं कुछ भी। वो सोची थी ये मीट का बिजनेस कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी है कि इसके पास 1000 गाय हैं। तो मैंने उसे फिर पूछा, मैं कहा देखो ये आप इसे गाय को काटते हो? कितना गाय को काटते हैं? तो मैं कहा ये इतनी गाय रोज कटती है? कहते नहीं हम तो पालते हैं, पहले उन्हें अच्छी तरीके से करते हैं, इसके बाद मारते हैं उनको। तो मैं हाथ से मारता हूँ कि उससे मारते हो, मशीन से मारते हो? कहती पहले तो हाथ से मारते थे, आजकल मशीन से मारते हैं। और मगर ना मारो तो? कहती फिर हमें इनकम क्या होगी? मैं दूध से, उनके गोबर से, उनके यूरिन से, मैं इससे होगी? कहती ये तो बेकार की बात कर रहा है, तो क्या क्या बिजनेस करेगा? कहते 1000 गाय में इसलिए तेरे को लॉस हो रहा। उसने ऐसे अंग्रेजी में बताया। खैर वो तो एक आई गई बात होगी। मैंने उससे एक चीज पूछी, मैं कौन मारता है ये गाय? जब आपको हाथ से भी तो कुछ करना पड़ता होगा। अब आपको अचंबा होगा, ये फैक्ट है। उसने बताया कि मुसलमान मारता है। तो मगर ये कहाँ से आते हैं? कहते आपके कंट्री से आते होंगे, बांग्लादेश से आते होंगे, पाकिस्तान से आते होंगे। तो मगर हमारे यहाँ से तो ऐसा कोई मुसलमान आपके यहाँ है नहीं, इसमें फिनलैंड में बहुत कम है, हिंदुस्तानी कम है। कहते कि हम लोग नॉर्मली नहीं हाथ लगाते, हम तो ऐसे ढूंढते हैं कि कोई मुसलमान मिल जाए वो मार दे इसको। कहते लेकिन इनकम हमारी इससे इसी होती है। तो ये वैल्यू सिस्टम हमारा, मतलब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक आत्मीयता है। हम तो पेड़ की भी पूजा करते हैं, ये गोल चक्कर बना हुआ है इसकी पूजा करेंगे कि इस पे पैर ना आ जाए गंदे तरीके से। हमने अभी दीप प्रज्वलन किया, चप्पल निकाल के दीप प्रज्वलन किया, इसके लिए हम तो दीप की भी पूजा करते हैं, हम तो पृथ्वी की भी पूजा करते हैं, तेल की पूजा करते हैं, खाने की पूजा करते हैं, सभी चीज की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ब्लड डीएनए में पूजा भरी हुई है। तो ये जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये यूनिवर्स को आगे धकेलेगा। और अब नहीं, कुछ दिनों के बाद होगा, होना तो यही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो समस्या है, फिर मैं खत्म करता हूं इसको, वो टीम वर्क है। एक सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे यहाँ पे है, जो कलयुग में, वो टीम वर्क है। आप पहले पुराने युगों में देखो, टीम वर्क बड़ा जबरदस्त था। आज की डेट में 3 आदमी यदि कमरे में मिल जाए तो वही शायद टीम वर्क ना बनाए, सबके डिफरेंट ओपिनियन रहेंगे, काम मिलजुल के नहीं करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जीता जागता उदाहरण है, 370 ये रद्द किया। ये सभी लोग आज से नहीं, बहुत दिनों से बोल रहे थे कि 370 फालतू में लगा रखा है, ये क्या मतलब, अलग अलग झंडा सभी बोलते थे। और अब इसी में टीम वर्क नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टियां जो कि अच्छे स्तर की पार्टियां, मतलब पुरानी हैं, वो इसका विरोध करे जा रही। तो कम से कम इसमें तो टीम वर्क होना चाहिए। जो बेसिक नीड है या जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एक यूनिटी, जहां यूनिटी शो करने वाली बात है, उसमें भी टीम वर्क नहीं है। तो टीम वर्क थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमारे इस कलयुग में डिग्रेड हुआ टीम वर्क, और हमें चाहिए आत्मीयता को क्रिएट करके कुछ किसी तरीके से कि इस टीम वर्क को आगे कैसे डेवलप करें, यूनिफाइड तरीके से कैसे बोलें, स्पेशली जो इस टाइप के मुद्दे होते हैं जहां पर सभी का को हमें ध्यान में रखना होता है। तो खैर, जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर साहब इस विषय पर बड़ी अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे। मैंने छोटे से 2 उदाहरण आपको दिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
और अब मैं अनुरोध करूंगी आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी से कि वो मंच पर आएं और खास तौर से भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्य एवं वर्तमान संदर्भ में अपने सुविचार से हमें अभिभूत कराएं। डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर A.K. अग्रवाल जी और मेरे अत्यंत आत्मीय श्रीमान सुभाष जी जिंदल और इस सभागार में उपस्थित और सुदर्शन टीवी के माध्यम से देश दुनिया में सुन रहे देख रहे ऐसे सभी दर्शक भाई और बहनों, अभी बताया गया कि ये 14 अगस्त है और 14 अगस्त को ही सुदर्शन टीवी 14 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर रहा है। इसलिए मैं सुदर्शन टीवी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसको भी संयोगी कहेंगे। कल 15 अगस्त भी है और रक्षाबंधन भी है। कल का दिन भारत के स्वाधीनता का 73वां स्वाधीनता दिवस है और हजारों वर्षों से भाई बहन के दिव्य स्नेह की प्रतीक रक्षाबंधन का उत्सव भी है। इसलिए मैं सबको सुदर्शन टीवी के इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वाधीनता दिवस की और रक्षाबंधन की दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाओं बधाई देता हूं। मैं पिछले 5 वर्षों से इस कार्यक्रम में आ रहा हूं और इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुदर्शन टीवी के चेयरमैन आदरणीय श्री सुरेश जी चौहान के ने की है। वो वास्तव में अद्भुत कल्पना है। आज वे उपस्थित नहीं है, पर अगर इस कार्यक्रम को जहां कहीं भी देख रहे हो तो मैं उनको भी अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे विषय दिया गया कि भारतीय संस्कृति का शाश्वत मूल्य और वर्तमान संदर्भ। जब मूल्य शाश्वत है तो वो तो हर समय में उपयोगी है, वो तो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, इसीलिए शाश्वत है। शाश्वत कहते ही उसको हैं जो समय की सीमा के पार हर युग में, हर कालखंड में, हर समय में वो जीवन मूल्य उपयोगी होते हैं और उनसे कुछ संदेश प्राप्त होता है। संस्कृति भारत के लोगों ने किसको कहा? तो हमारे यहां संस्कृति से भी ज्यादा पुराना शब्द संस्कार का है। संस्कार ही कालांतर में जाकर के संस्कृति के रूप में मान्यता प्राप्त की। तो संस्कारों के द्वारा जीवन में जो भाव कृति के रूप में आ जाते हैं, उस भाव समूह को हम संस्कृति कहते हैं। भावना का नाम है, भाव समूह का नाम है, अच्छे भाव समूह का नाम है। संस्कृति शब्द सम उपसर्ग और क्रे धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भूषण भूत कृति। भूषण का मतलब होता है अच्छी, सद, हितकारी, मंगलकारी। ऐसे जो कार्य और कृति है उसको भारत में संस्कृति कहा गया। 3 प्रकार के शब्द हैं, उसमें से हमको संस्कृति का सही और ठीक अर्थ ध्यान में आएगा। एक प्रकृति है, एक विकृति है, एक संस्कृति है। प्रकृति किसको कहते हैं? भूख लगी तो रोटी खाना है, ये प्रकृति है, स्वभाव है। भूखे को रोटी मिलेगी, तो भूख लगी मुझे तो मैं भोजन करूंगा, ये मेरी प्रकृति है। सहज स्वाभाविक रीति से किसी भी व्यक्ति की प्रकृति है। पर मैं भूख लगी है इसलिए दूसरे का छीन कर खाता हूं, इसको कहेंगे विकृति है, ये दोष है, ये गलत है। पर ऐसा होता है तो वो विकृति है। और मेरे पास खाना है, मेरे पास भोजन है, मुझको भूख लगी है, फिर भी कोई सामने वाला मुझको अधिक भूखा दिखाई देता है तो मैं अपना भोजन
उसको दे देता हूं, इसको भारत में कहा गया संस्कृति। तो भारत की संस्कृति हमेशा दूसरों के हित करने में ज्यादा ध्यान देती है। अपने यहाँ बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृति की बहुत अच्छी व्याख्या दी है। उन्होंने कहा कि मनुष्य में जो कुछ उत्तम है, धर्म में, भावना में, सौंदर्य बोध में, 3 बातें कही उन्होंने। धर्म में, भावना में और सौंदर्य बोध में जो कुछ उत्तम है, उसका पूर्ण रूप वो संस्कृति। जब वो परफेक्शन पर पहुंच जाती है, पूर्ण रूप में हो जाती है, तो उसको हमारे यहाँ पर संस्कृति कहा गया। अब मुझे ये कहा गया मैं भारतीय संस्कृति कुछ शाश्वत जीवन मूल्यों की चर्चा करूं। जब शाश्वत जीवन मूल्यों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न होता है, इस सृष्टि को हम किस निगाह से देखते हैं। और भारत में और भारतीय संस्कृति ने, भारतीय दर्शन ने, भारतीय चिंतन ने इस सृष्टि को किस रूप में देखा है, उसको बोलते हैं विश्व दृष्टि। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड व्यू। जिस पश्चिम का और भारत का अंतर बता रहे थे अभी हमारे डॉक्टर अग्रवाल साहब, तो पश्चिम की जो वर्ल्ड व्यू है, विश्व दृष्टि है, उसको अगर एक शब्द में कहना हो तो खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि है उनकी। फ्रेगमेंटेड मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू। ये सृष्टि को कैसा देखते हैं? मशीन की तरह देखते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। मशीन की तरह टुकड़ों टुकड़ों में सृष्टि को और समाज को देखने पर आपके द्वारा जो व्यवस्थाएं आएंगी, सिद्धांत आएंगे, नीति आएंगी, कार्य की योजना आएंगी, वो सब असंवेदनशील होगी, क्योंकि समाज को आप तो मशीन मान करके चल रहे हैं। भारत के विचारकों ने कहा कि गलत विश्व दृष्टि है, हम कैसा देखेंगे? तो उसके लिए अगर एक शब्द में कहना हो तो ऐसा कहा जा सकता है, समग्र समन्वित एकात्म विश्व दृष्टि। ये भारत की संस्कृति की विश्व दृष्टि है। अंग्रेजी में कहना हो तो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू। हम इस सृष्टि को, चराचर जगत को, जड़ चेतन को समग्रता में देखते हैं, एकात्मता में देखते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में हमने नहीं देखा। और इसीलिए हमारे यहाँ पर यह कहा गया, हमारे मनीषियों ने सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ऐसा कहा। सारे चराचर जगत में एक ही ब्रह्म है। ईशावास्यमिदम सर्व जगत्याम जगत, ऐसा कहा। इस संपूर्ण जगत में ईश स्वरूप है, ऐसा कहा गया हमारे ईशोपनिषद में। और उसको सरल करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। इस सब जग में कौन है? सिया राम है। और हनुमान जी को लगा कि बात तो सच नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनको माता सीता ने प्रसन्न होकर के जब मोतियों की माला दी तो हर एक मोती को फोड़ फोड़ देखने लगा। तो उनका, ये तू क्या कर रहा है? उनका, मैं सिया राम खोज रहा हूं। ये जो हमारे मनीषी कह गए हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यहाँ सिया राम सीताराम मिलना चाहिए ना मुझे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये कहा गया कि ये संपूर्ण चराचर जगत में वो एकात्म है, एक ही ब्रह्म है, ऐसा मानकर चला गया। पहले लोगों ने और खासतौर से आज के वैज्ञानिकों ने भारत की इस बात को माना नहीं था। उन्होंने कहा तो ट्राइबल लोगों का विचार, ऐसा कैसे हो सकता है? चराचर जगत में, जड़ चेतन में एक ही तत्व हो। तो फिर लोगों ने एटम की खोज कर ली। हम किसी भी पदार्थ को तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते वो एटम में परिवर्तित हो जाता है। अब वैज्ञानिकों ने एटम को भी तोड़ दिया, और एटम को तोड़ दिया तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से उस अणु के भीतर झांक करके देखा ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही वैज्ञानिकों ने उन पार्टिकल्स को बाहर से देखने की कोशिश की, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं कहा। जैसे ही पार्टिकल्स को ये पता लगा कोई उनको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, दे चेंज देयर बिहेवियर, अपना व्यवहार बदलते हैं। कोई लेफ्ट टर्न कर जाता है, कोई राइट टर्न कर जाता है, कोई अबाउट टर्न कर जाता है। और कौन सा पार्टिकल कौन सी दिशा लेगा, इसको कोई विज्ञान बता सकता है क्या? तो विज्ञान ने कहा ये तो
नहीं बताया जा सकता, इसलिए विज्ञान में आजकल थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी आ गई है। तो हमारे यहाँ तो मनीष जी हजारों साल पहले कह गए हैं, परमात्मा तेरी लीला को समझना हमारे वश की बात नहीं है, नेति नेति का सिद्धांत हमारा है, उसी को विज्ञान ने थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी कह दी। तो घूम फिर करके वो बात अब धीरे धीरे करके ये बात समझ में आ रही है लोगों को, और विज्ञान आगे बढ़ा। पार्टिकल फिजिक्स ने और खोज की, और पार्टिकल फिजिक्स ने खोज करते करते पिछले कुछ वर्षों पहले उन्होंने कहा कि चराचर जगत तो एक ही पार्टिकल से बना है, संपूर्ण जड़ चेतन एक ही पार्ट, ये फिजिक्स कर रहा, पार्टिकल फिजिक्स की जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें कहा गया, उसको उन्होंने कहा ये बोसोन पार्टिकल है। हमारे यहाँ के बहुत बड़े हिंदुस्तान के ही वैज्ञानिक हो गए हैं, बोसोन, वो जरा बोसोन का उन्होंने बोसोन कर दिया, तो बोसोन पार्टिकल। और फिर लोगों ने कहा ये बोसोन पार्टिकल बेसिकली इट इज गॉड पार्टिकल। उसी को तो भारत के मनीषियों ने कहा था ब्रह्म का यह संपूर्ण संसार है, उसी को आज के फिजिक्स ने भी स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के मूल्य ये शाश्वत है, सब जगह पर लागू होता है, और विज्ञान भी समझ करके उसको मान रहा है। और एक बात ध्यान में आई इन पार्टिकल्स के बारे में कि ये पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या है, इनके फीचर क्या है, इनकी विशेषता क्या है। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए आइपनहावर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा ये चलायमान है, चलते हैं, पर उनका ये चलते भी और स्थिर भी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये चलायमान भी है, स्थिर भी है, परिवर्तनशील भी, बदल भी जाते हैं, और अपरिवर्तनशील भी, नहीं बदलते। ऐसा करके इन पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का वर्णन उन्होंने किया है। तो हमारे यहाँ ईशोपनिषद ने तो हजारों साल पहले ये बात कह दी थी। ईशोपनिषद का एक श्लोक है, तजेति तन्न एजति तद दूरे तदु अंतिके तदु अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत है। उसका अर्थ ऐसा है, वो ईशोपनिषद का ऋषि हजारों साल पहले ये बोल रहा है कि वो चलता है पर वो नहीं चलता है, वही बोल रहा है। यानी वो चलायमान भी है और स्थिर भी, वो चलता है, वो नहीं चलता, वो दूर है, बहुत दूर दिखाई देता, पर वो बहुत पास भी है, वो दूर भी है, वो पास भी है, वो सबके अंदर भी है और सबसे बाहर भी है। तो ऐसा जो वर्णन ईशोपनिषद में कहा, उसी को आज के वैज्ञानिक ने भी वर्णन करके उसको स्वीकार किया है। इस प्रकार से ये मानना पड़ेगा, ये विश्व दृष्टि जो भारतीय संस्कृति ने दी हजारों साल पहले, आज वो सबके लिए स्वीकार्य विश्व दृष्टि हो रही है। दूसरी बात इस मूल्य की आएगी कि हमारी संस्कृति को कैसे बताएं सरल शब्दों में। तो हमारी संस्कृति यज्ञ संस्कृति है। मैं बहुत वर्षों पहले एक सन्यासी के पास गया था, महाराज जी मुझे इस पर बोलना है संस्कृति पर। उनका बोल दे, एक ही शब्द बोल दे, भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक गुण और विशेषता यज्ञ संस्कृति है। तो यज्ञ संस्कृति से क्या निकलता है? त्याग निकलता है, समर्पण निकलता है। जब संविदा डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इदम नमम, इदम वरुणाय स्वाहा, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम नमम, बार बार में बोलते हैं। ये इस देव के लिए, ये इस परमात्मा के लिए, इस शक्ति के लिए, ये समाज के लिए, मेरे लिए नहीं है। आखिर कुल मिलाकर ये संसार की और समाज की अगर रक्षा होनी और संरक्षण होनी है तो लोभ से नहीं हो सकती, स्वार्थ से नहीं हो सकती, वो त्याग से ही हो सकती है। तो ये त्याग की बात कुल मिलाकर हमारी यज्ञ संस्कृति ने हमको बताने का प्रयत्न किया है। और इस त्याग को बताते बताते ही उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अधिकारों पर जोर नहीं है, कर्तव्यों पर जोर है। आजकल डिविएशन आ गया है, हम संस्कृति को भूल गए हैं। तो संघर्ष अधिकारों को लेकर हो रहा, हर एक अपने मजदूर का ये अधिकार, मालिक का ये अधिकार, महिलाओं का ये अधिकार, पुरुष का ये अधिकार, बच्चों का ये अधिकार, संघर्ष अधिकार को लेकर हो रहा है। पर भारतीय संस्कृति ने अधिकार पर जोर नहीं दिया, कर्तव्य पालन पर जोर दिया। और इसलिए हमारे यहाँ तो उसको धर्म से ही जोड़ा। ये पुत्र धर्म है, ये पितृ धर्म है, ये पत्नी धर्म है, ये पति धर्म है, ये राज धर्म है, ये प्रजा धर्म है। कुल
मिलाकर विचार करेंगे तो कर्तव्यों को धर्म के साथ जोड़ करके एक नए तरह का आचरण का संहिता लिखने का काम हमारे ऋषियों ने भारतीय संस्कृति के माध्यम से कही थी। आज जो संसार में संघर्ष है, उस संघर्ष में से अगर रास्ता निकलना है तो रास्ता इसी जीवन मूल्य के आधार पर निकल सकता है। हम अधिकारों के कारण से संघर्ष न करें। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के बीच संघर्ष हो रहा, उसका कारण अधिकार है। एक ही देश में दो प्रांतों के बीच संघर्ष हो रहा है, अधिकारों। नदी पानी का विवाद है ना हमारे अपने देश में भी। दो प्रांत वो कह रहे हैं इस नदी के पानी में मेरा हिस्सा है, दूसरा कह रहा है मेरा हिस्सा है। तो अधिकारों के कारण से दुनिया में संघर्ष आता है। इस दुनिया के संघर्ष को अगर हमने दूर करना है तो उसका अर्थ है भारतीय संस्कृति ने जो हमको धर्म पालन और कर्तव्य पालन की बात कही, उसको मानना चाहिए। एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात भारतीय संस्कृति ने कही। भारतीय संस्कृति सर्वसमावेशी, सर्वमंगलकारी चिंतन और व्यवहार दोनों स्तरों पर, सर्वसमावेशी अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इंक्लूसिव को। हमारे यहाँ संस्कृत में एक्सक्लूजन के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ये तो इंग्लिश में आया। एक्सक्लूसिवनेस के लिए कोई संस्कृत में शब्द नहीं, क्योंकि वहां तो माना ही गया सब अपने, सबका हित करना है, सबका मंगल होना चाहिए, कोई पराया नहीं है। तो इसीलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं ना हमारे यहाँ। छोटा हो बड़ा हो, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, विद्वान हो विद्वान न हो, सबके यहाँ अंत में कार्यक्रम के बाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं बोलते मेरे प्रांत ही सुख होना चाहिए, मेरी बिरादरी को ही सुख मिलना चाहिए, मेरे वर्ग को ही सुख मिलना चाहिए। ये तो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति हमको ये संस्कार दे रही है कि भारत के लोगों का चिंतन और विश्व का चिंतन समूचे संसार का, समूचे जगत का कल्याण करने में होना चाहिए। और फिर हमने विश्व को क्या माना। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। आजकल हमारे अपने देश में भी बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना है तो सरकार और विद्वान प्रचार क्या करती है, और तुम आओ भारत में इन्वेस्टमेंट करो, भारत बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ तुम्हारा माल बिक जाएगा। और दुनिया को हम कैसा देखते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, दुनिया को बाजार की निगाह से देखते हैं। तो जब आप बाजार की निगाह से देखेंगे तो शोषण आएगा उसमें से। इस बाजार में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, ये भाव आएगा। भारतीय चिंतन ने ऐसा नहीं कहा। विश्व को हमने बाजार की दृष्टि से नहीं देखा। भारतीय संस्कृति ने विश्व को विश्व परिवार कहा। विश्व परिवार, समूचा संसार, कुटुंब मेरे लिए क्या है, एक परिवार है। और परिवार मान करके हम भिन्न भिन्न देशों के साथ व्यवहार करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा। तो विश्व परिवार मान करके हमने कहा, इसी में से विश्व शांति आएगी। आजकल वर्ल्ड पीस की बड़ी चर्चा हो रही है। वर्ल्ड पीस आएगा कैसे भाई, इसका विचार किया गया कभी? पीस क्यों नहीं आ रहा है, इसका विचार करेंगे क्या? दो देशों के बीच संघर्ष का कारण क्या है, शांति नहीं आ पा रही उसका कारण क्या है, देखने की दृष्टि आपकी दोषपूर्ण है। आप बाजार मानकर व्यवहार कर रहे हैं तो बाजार में से तो शांति नहीं आ सकती। भारतीय संस्कृति ने कहा संसार को आप अपना परिवार मानिए। परिवार में कोई एक दूसरे का शोषण करेगा क्या? नहीं शोषण करेगा। तो एक विश्व शांति की दिशा में और विश्व भाईचारे की दिशा में बढ़ाने वाला ये हमारे देश की भारतीय संस्कृति का चिंतन है। फिर भारतीय संस्कृति को हमको समन्वयात्मक दृष्टि दी। सबके साथ मिलकर कैसे चल सकते हैं, इसका अगर दुनिया ने शिक्षण प्राप्त करना हो तो भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। लोगों की रुचि अलग अलग होगी, जातियां अलग अलग होने वाले हैं, वर्ग अलग अलग होने वाले हैं, भाषा बोली सबकी समान नहीं हो सकती, खान पीन सबका समान नहीं हो सकता, सब अलग अलग रहने वाला है। ऋतु जलवायु भी किसी भी देश में समान नहीं हो सकती, अलग अलग देश में अलग अलग रहेगी। प्रश्न ये है, ये विभिन्नता तो रहेगी, ये विविधता रहेगी, इस विविधता में से एकत्व कैसे खोज लो, तब समन्वय बैठेगी ना। तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है हम विविधता में एकता के दर्शन करते हैं। विविधता को हम
संघर्ष में परिणित नहीं करते। हमारे यहाँ कहा ना, एको अहम बहुश्याम है, और वो एक ही था। एक के मन में, उस ब्रह्म के मन में, उस शिव के मन में, उस परमात्मा के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, मैं अकेला हूं और बहुश्याम है, अनेक रूपों में मैं प्रकट हो जाऊं। तो अनेक रूपों में प्रकट हो जाने के बाद रूप तो उसी का है ना। तो इस प्रकार से संघर्ष नहीं आएगा, समन्वय आएगा। अलग अलग प्रांतों, अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों, अलग अलग वर्णों, अलग अलग भाषा बोली, अलग अलग रीति रिवाजों के बीच में समन्वय कैसे बैठा ले, ये भारतीय संस्कृति ने हमको समन्वय बिठाने का ये पहचान दी है, एक तरीका हमको बताया। पूजा पद्धति अलग अलग तरह के, सब एक ही ढंग से परमात्मा की पूजा नहीं करेंगे। इतने तरह के मतपंथ संप्रदाय हैं हमारे। कोई बिंदी का तिलक लगाता है, कोई त्रिपुंड लगाता है, कोई गोल गोल लगाता है, कोई धुनी रमाता है, कोई दिन में 3 बार भगवान की पूजा करता है, कोई 1 बार ही करता है, कोई मंदिर जाने को ठीक मानता ही नहीं, केवल यज्ञ हवन करता है। सब तरह के हमारे यहाँ पर है। विवेकानंद जब बाहर विदेश में गए थे तो विवेकानंद को पूछा, तुम हमको क्या पढ़ाने सिखाने के लिए आए हो? अरे तुम्हारे देश में तो आपस में ही सहमति नहीं है, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसको लेकर तुम्हारे यहाँ इतने तरह के डिफरेंस है, इतने तरह के मत है, तो तुम किसी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते हो, तो हमको क्या बताने आए हो? ऐसा विवेकानंद को सवाल किया। तो विवेकानंद थे, उनका उसका उत्तर मैं देता हूं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सर्कल बना दिया। तो जब कभी भी कोई सर्कल बनाते हैं तो उसका केंद्र होता है, प्रकार से आप लोगों ने सर्कल बनाया होगा, केंद्र होता है उसका। तो उन्होंने कहा कि सर्कल की परिधि पर दुनिया के लोग खड़े हैं अलग अलग। अब 2 तरीका उपाय हो सकता है। एक उपाय तो यह हो सकता है कि सर्कल की परिधि से केंद्र तक पहुंचना है, कोई एक हाईवे बना दे, आकर एक बिल्कुल हाईवे बना दे, यही रोड है, इसी रास्ते से आप सब लोगों को चलकर केंद्र तक पहुंच सकते हैं। पर जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? हमको दिल्ली से यहाँ आने में बहुत जाम लगा ना। एक ही रास्ते पर इतने सारे लोग चलेंगे तो टकराट होगा, जाम लगेगा, देरी हो जाएगी, संघर्ष हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, दुनिया के कुछ मतपंथ संप्रदायों ने यह कहा परमात्मा को पहुंचने का एक ही रास्ता है, पर भारतीय संस्कृति ने कहा यह गलत है। भारतीय संस्कृति ने कहा सर्कल की परिधि पर जो जहां खड़ा है वो केंद्र की तरफ मुंह करके अपने अपने रास्ते से चले। रास्ते तो अलग अलग हो गए ना, और जैसे जैसे केंद्र में पहुंचेंगे वो नजदीक आ जाएंगे, और अंततोगत्वा उस परमात्मा तत्व के साथ मिलने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते से आते हुए भी सब उस परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे, कोई संघर्ष नहीं होगा। ये रास्ता भारतीय संस्कृति ने दिया। जैन दर्शन में इसको स्यादवाद कहा गया। लड़ाई ही और भी की है। बाकी मतपंथ संप्रदाय ये कहते हैं हमने जो रास्ता बता दिया, हमने जो पूजा पद्धति बताई वही ठीक है, उसी पर सबको चलना चाहिए। जो नहीं चलता उनको जोर जबरदस्ती लाएंगे। ये हमको अल्लाह का हुक्म है, हमारे रास्ते को नहीं माना तो तुमको उस पर लाना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है, वो मानते यही रास्ता है। पर भारतीय संस्कृति में और जैन दर्शन में कहा वो भी रास्ता ठीक है, ये भी रास्ता ठीक है, भी कहा उन्होंने। इसी को कहा स्यादवाद। जैसे मान लीजिए इस लेक्चर स्टैंड पर मैं कोई एक गुलदस्ता रख दूं और आपको कहूं कि आप अपनी अपनी जगह पर इस गुलदस्ता को देख करके वर्णन करो, सबका वर्णन समान आएगा क्या? जो जिस कोने पर बैठा वो उसने गुलदस्ता का उतना ही हिस्सा देखा, वो वर्णन कर, वो भी ठीक है। जो सामने बैठा है उसने गुलदस्ता का सामने वाला हिस्सा देखा, उसने वर्णन किया, वो भी ठीक है। जो बाईं तरफ बैठा उसने गुलदस्ता का इधर वाला हिस्सा देखा, वो भी ठीक है, उसने वर्णन किया। और जो हिस्सा मेरी तरफ था किसी ने नहीं देखा, मैंने वर्णन किया, वो भी ठीक है। इसको कहते हैं स्यादवाद। स्यादवाद शायद ये भी ठीक, शायद ये भी ठीक। ये दुनिया के भिन्न भिन्न मतपंथ संप्रदायों को मिलाने वाला रास्ता है। ये भारतीय संस्कृति ने हमको बताने का प्रयत्न किया। फिर जैसे मैंने सृष्टि को कहा, ऐसे ही प्रकृति को कैसा देखा आप लोगों ने?
भारतीय संस्कृति ने हमको क्या आजकल पर्यावरण की बड़ी समस्या है ना, प्रदूषण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमको वारण किया जा रहा है कि यही रास्ता, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो ये संसार समाप्त हो जाएगा, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओजोन लेयर में छेद हो गया, ऐसा वैज्ञानिक हमको बताते हैं। कोई कहते हैं 1 रुपए के बराबर हो गया, कोई कहते हैं ज्यादा हो गया। कम से कम हमने तो नहीं किया है, जिन्होंने किया होगा वो जाने। तो कुल मिलाकर आज समस्या पर्यावरण की बड़ी भारी समस्या। ये पर्यावरण की समस्या खड़ी क्यों हुई? पर्यावरण की समस्या इसलिए खड़ी हुई, प्रकृति की ओर देखने का दोषपूर्ण दृष्टिकोण। प्रकृति को आज का विज्ञान क्या मानता है, कैसे देखता है? प्रकृति का मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करके अपने सुख सुविधाओं के साधन जुटाना, उसी को सभ्यता कहा। मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो हमारे अध्यापक हमको लिखने के लिए कैसे ही दिया करते थे, प्रकृति पर विजय और सभ्यता के विकास की कहानी साथ साथ चलती है। अर्थात सभ्यता करनी है तो प्रकृति को जीतना, उस पर विजय प्राप्त करनी है। भारतीय दृष्टि ये नहीं रही। भारतीय दृष्टि ने कहा प्रकृति तो माता है भाई, प्रकृति को माता मान करके प्रकृति के प्रति मातृत्व और देवत्व भाव वाली दृष्टि और व्यवहार भारतीय संस्कृति ने दिया। इसलिए तो हमने कहा धरती माता, जिसी के लिए अग्रवाल साहब कह रहे थे ये गौ माता है, ये पेड़ देवता है, ये हमने कहा ये नाग देवता है, हमने कहा ये सर्प देवता है। तो हमारे यहाँ तो प्रकृति के तमाम चीजों को हमने देवत्व स्वरूप में, माँ के स्वरूप में देखने का दृष्टि रखी। हमारे लिए धरती भी, पेड़ पौधे भी, ये सब देव। तो जब हमने ये बात कही तो लोग कहने लगे वैज्ञानिक ये कोई हो सकता है क्या? कोई गाय भी माँ हो सकती है, कोई नदी भी माँ हो सकती है, कोई पहाड़ भी देवता हो सकता है? ये मूर्खों का है, ये ट्राइबल लोगों की संस्कृति, उनका विचार है। पर अपने देश में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं सर जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को यह साबित किया जैसे मनुष्य में सुख दुख की संवेदना है, पेड़ पौधों में भी वैसे ही संवेदना है। कोई हमारे पास में अच्छा बोलता है, अच्छा प्रशंसा करता है, हमको खाने को मिठाई देता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं ना, आनंदित होते हैं ना, हाँ भाई बहुत अच्छा आदमी। और कोई हमको गाली दे, मारने को आ जाए तो हमको गुस्सा आता है ना, हमको परेशानी होती है। उनका ऐसा ही पेड़ पौधों के साथ में, जो व्यक्ति पेड़ पौधों की पूजा करता है, दीप जलाता है, नैवेद्य चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति जब पेड़ के सामने से गुजरता है तो पेड़ प्रसन्न होता है, मेरा मित्र आ गया, मेरा दोस्त आ गया। ये विज्ञान के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया। और पेड़ को कुल्हाड़ी लेकर के जो काटने वाला कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखकर उस पेड़ के सामने गुजरता है तो पेड़ कांपता है, पेड़ डरता है। ये विज्ञान के एक्सपेरिमेंट से सर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके बताया जैसे मनुष्य में सुख दुख की संवेदना, पेड़ पौधे में भी ऐसी संवेदना है। तो उन्होंने बताने का प्रयत्न किया। ये बात हमारे यहाँ के ऋषि और हमारे यहाँ के मनीषी भारतीय संस्कृति में बहुत वर्षों से कह रहे हैं, उसको हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार से प्रकट किया। कहीं उसके लिए सृष्टि चक्र का नाम लिया हमने, कहीं प्रकृति चक्र का नाम लिया, कहीं हमने यज्ञ चक्र का नाम लिया। गीता में देखेंगे तो गीता में ये सब शब्द आए हुए हैं। कुल मिलाकर ये चक्र नष्ट नहीं होना चाहिए, ये चक्र बना रहना चाहिए। जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु है संसार में परमात्मा ने पैदा किया है, किसी भी जीव जंतु को नष्ट करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, एक के साथ दूसरे का जीवन जुड़ा हुआ है, इसी को यूनिफाइड लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसी को आज की भाषा में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं। हर एक जीव की रक्षा होना चाहिए। तो प्रकृति की ओर देखने का दृष्टिकोण भी हमको बदलना पड़ेगा, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा। फिर हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति ने सर्वाधिक परिवार पर जोर दिया है। हमारे यहाँ एक संत थे, वो कहा करते थे भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में अंतर बताना हो तो 2 शब्दों का प्रयोग कर दो। भारतीय संस्कृति परिवार संस्कृति है और पश्चिम की संस्कृति होटल संस्कृति है। अब दोनों में क्या अंतर है ध्यान में आ जाएगा। होटल पर अगर आप खाना खाने गए और थाली का रेट फिक्स है,
आजकल कई ढाबों में थाली का रेट फिक्स होता है ना, 100 रुपए में कितना ही खा लो। तो ऐसा कोई व्यक्ति चला गया उस होटल में खाने के लिए, वो मांगता रहा, उसने सोचा 2-4 दिन का आज खा लेते हैं, देने तो 100 ही रुपए हैं। वो बार बार मांगे, बेरा उसकी विषय को टालता जाए, आखिर वो उठे ही नहीं। तो मालिक को जाके कहा, साहब एक मनहूस ग्राहक आ गया, बाकी ग्राहकों को भी खराब करेगा, ऐसा खाए जा रहा है, सब्जी मांगे ही जा रहा है। तो मालिक ने आके कहा, भाई साहब आप चले जाइए, पैसा भले ही मत दीजिए। तो वहां खिलाना वाला खिलाना नहीं चाहता, या खाने वाला केवल अपने लिए ही खाना चाहता है। इसी को आज की भाषा में कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। उपभोक्तावाद क्या है? यही तो उपभोक्ता। सारा संसार में जो संकट है, आर्थिक संकट है, उसका एक बड़ा कारण कंज्यूमरिज्म है। कुछ लोग आवश्यकता से अधिक चीजों का उपभोग करता है तो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा ना। और परिवार में क्या होता है, परिवार में खाने के लिए बैठे, माता है, चाहे गृहिणी है, चाहे बहन है, उसने थाली परस दी। हमको कोई सब्जी अच्छी लगी, हमने कहा ये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, दोबारा दे दो, दोबारा दे दी, पर सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। हमने कहा दो, पर वो कहेगा नहीं मुझे सब्जी तो अच्छी लगी, पर बाकी लोगों के लिए है कि नहीं है, इसका विचार करता है ना। कंज्यूमरिज्म नहीं है वहां पर। खाने वाला केवल अपने लिए नहीं, समूचे परिवार के बारे में सोचता है। और माँ और गृहिणी क्या कहती है, अरे घी लगे कर लाई हूं, यार और ले लो, ये गुड़ के साथ ले लो, एक ये अचार के साथ ले लो। खिलाने वाला मन से खिलाना चाहता है, पर खाने वाला संयम से उपभोग करना चाहता है। इसका नाम है भारतीय संस्कृति। ये संस्कृति हमारा होना चाहिए। दो एक छोटी छोटी और बात कर करके मैं विषय को पूर्ण करता हूं। क्या कितना है ना? हाँ, तो दो। तो हमारी संस्कृति में आचार पर बड़ा जोर है। आचार वो नहीं, नींबू का अचार, आम का अचार, उस पर नहीं। आचार का मतलब है आचरण, आचार का मतलब है चरित्र। तो आचार प्रधान संस्कृति हमारे यहाँ पर। केवल भाषण से काम नहीं चलता, केवल दर्शन से काम नहीं चलता, केवल सिद्धांत और शास्त्रों से काम नहीं। तुम्हारा जीवन क्या बोलता, आचरण वैसा है कि नहीं है, इस पर हमारे यहाँ पर कहा गया। और आचरण व्यक्ति का ठीक बनाए रखने के लिए 3-4 बातें भारतीय संस्कृति में हमको दी। एक, 4 पुरुषार्थों की कल्पना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आजकल तो सारा जोर अर्थ और काम में है, कमाना और खाना। इसके अलावा आदमी खुद सोचता है, और कैसे ही कमाओ, किसी भी मीन से अर्निंग करो। अर्निंग और कंजम्पशन, इसी पर सारे संसार की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। हमारे कहा अर्निंग और कंजम्पशन की मना नहीं है, अर्जन और उपभोग की मना नहीं है, पर एक ही रेस्ट्रिक्शन है, तुमको अर्निंग और कंजम्पशन धर्म मार्ग से करनी है। तो धर्म का मतलब है मर्यादा, धर्म का मतलब है नैतिकता, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब ऐसा नहीं मैं मंदिर में जाकर के और परमात्मा को प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद में कैसे ही ब्लैक मार्केटिंग करके पैसा कमाऊं, ऐसा धर्म का अर्थ नहीं है। धर्म भी धृ धातु से बना है, और धृ धातु के 3 अर्थ होते हैं, धारण, रक्षण, पोषण। वे मर्यादाएं, वो व्यवहार जिनके कारण से व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और सृष्टि का धारण, रक्षण, पोषण होता हो, तो उसको हमारे यहाँ धर्म कहा। तो अर्निंग और कंजम्पशन करते हुए धर्म मार्ग, नैतिक मर्यादाओं का ख्याल रख करके ये काम करेंगे तो आज जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है ना समूची दुनिया भर में, कि ये जो वर्तमान का ग्रोथ मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है। इस ग्रोथ मॉडल से सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं हो सकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आ सकता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस 4 पुरुषार्थों की भारतीय कल्पना को अपना कर ही होगा। अर्निंग करेंगे तो धर्म मार्ग से करेंगे, जो कुछ अर्निंग करेंगे अकेला उपभोग नहीं करेंगे, बांट करके करेंगे। हमारे यहाँ वेदों में कहा शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर, अथर्ववेद में मंत्र है ये। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से समाज में वितरण कर दो, तो कोई वितरण की समस्या नहीं आएगी। तो ये हमारे कहा। और अंतिम एक कहकर के मैं कि भारतीय संस्कृति कोई जिम्मेवारी सिखाती कि नहीं सिखाती, कोई दायित्व तो सिखाती भारतीय संस्कृति, दायित्व तो बहुत है भारतीय संस्कृति में। तो पहला हमारे ऋषि ने कहा
संपूर्ण संसार का आह्वान किया, स्वे से चरित्रन शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। ये उस समय उस कालखंड में हमने दुनिया के लोगों को बुलाया। आजकल तो हमारे नौजवान अमेरिका पढ़ने जाता है, इंग्लैंड पढ़ने जाता है, यूरोप में जाता है। उस समय पर हमने संसार को आह्वान किया, तुम आओ हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करो। पर शिक्षा किसकी प्राप्त करना? चरित्र की शिक्षा प्राप्त करना। अपने अपने चरित्र की शिक्षा कोई दे सकता है तो भारतीय संस्कृति दे सकता है। वो काम फिर से करने की हमारी जिम्मेवारी, ये हमारे यहाँ पर कहा गया है। और फिर गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत बताया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। बार बार आऊंगा मैं, आपके रूप में आऊंगा, हमारे बाकी के लोगों को। करना क्या काम है? दो काम करना, साधुओं का परित्राण। साधु नाम शब्द प्रयोग है, उसके तीन अर्थ है। अच्छे सज्जन व्यक्तियों का, समाज का काम करने वालों की रक्षा करना। और केवल व्यक्तियों की रक्षा नहीं करना, अच्छी संस्थाओं की रक्षा करना। आजकल उसमें भी पॉल्यूशन आ रहा ना, संस्थाएं नष्ट हो रही ना। और अच्छी व्यवस्थाओं की रक्षा, व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हो रही है। एजुकेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, तो व्यवस्थाओं की भी, अच्छी व्यवस्थाओं की रक्षा करना, इसको कहा परित्राणाय साधुनाम। और विनाशाय च दुष्कृतम, ये तीनों ही गलत चीजों का विनाश होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। ये जिम्मेवारी है हमारी। हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये संसार में करेंगे। और अंत में जो सबसे बड़ा संदेश है, जो 15 अगस्त का संदेश है, जिससे सब काम किया जा रहा है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत भक्ति। भारत माता की जय बोलना कोई पाप है क्या? कोई गलत है क्या? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो किसकी बोलेंगे? और माँ की जय नहीं बोलता तो उससे ज्यादा तो कृतज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। और शायद सुदर्शन व्याख्यान माला के माध्यम से ये राष्ट्रभक्ति और भारत भक्ति जगाने का ही काम होता है। और इसीलिए त्रेता में भगवान श्री राम ने, जब लक्ष्मण के मन में थोड़ा लोभ आ गया था, भैया अब क्या करेंगे अयोध्या जाकर, पता नहीं भरत राज लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। इतनी धनवान लंका है, समृद्धशाली, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री थी आज की भाषा में कहना हो, कोई कमी थी क्या लंका में? तो यही रुक जाते हैं। यहाँ सब कुछ अपन ने जीता है, अपने हाथों में है ये सारा, क्या करेंगे? तो उस समय पर संदेश जो भगवान श्री राम ने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये सोने की बनी हुई मोस्ट डेवलप्ड कंट्री मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझको प्यारी नहीं है। प्यारी तो मुझे क्या है? जननी माँ और जन्मभूमि प्यारी है। इसी में से राष्ट्रभक्ति आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज का और मुझे जो सुन रहे हैं देश और दुनिया के सब श्रोताओं का, कि इस भारतीय संस्कृति की जीवन मूल्यों को हम जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आपको कुछ प्रश्न उत्तर है? हाँ, थोड़ा से कुछ जी। मैंने तो ये व्यवस्था की थी, कोई प्रश्न ही ना कर सकते। जिज्ञासा, हाँ रखिए रखिए, कोई भी रख सकते, माइक दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ, पर मेरी भाषा विद्वानों वाली नहीं है। मेरे लिए विद्वान वो है जिसकी भाषा मुझे समझ नहीं आती और उनकी हिंदी समझने के लिए भी डिक्शनरी चाहिए। तो आपको सब लोग पढ़ते हैं, तो आप मेरा संदेश जरा विद्वानों को भी दे दीजिए कि जैसे मैंने मंत्र मुग्ध होकर आपको सुना है, तो ऐसे आम मेरे जैसे लोग भी अच्छी बातों को आसान शब्दों में कहें। अब जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पर्यावरण बहुत पहले से है, पौधों में संवेदना है। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने ये सिद्ध किया। उससे पहले कबीर ने शायद बोला था, माली आवत देख के कलियन करें पुकार, फूली फूली चुन लई कल हमारी बार।
तो उस वक्त कलियों भी बोलती थी उनके शब्दों में। तो ये तो हमने पहले ही कर दिया। अब ये कबीर ने कितनी आसान, कबीर नहीं बोला शायद, मुझे नहीं पता, हाँ, इतने प्यारे शब्दों में हमें कहा कि मुझे भी आज तक याद है। तो कुछ ऐसी भाषा निकालिए जो हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान यहाँ तक फैला हुआ है, इतना अथाह ज्ञान है कि पढ़ने बैठो तो उठने का मन नहीं करता, ये आम जनता तक भी पहुंचे, ना कि कुछ लोगों तक पहुंचे, ये चाहती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो कहा ना, वास्तव में ऑडियंस के हिसाब से ही वक्ता को बोलना चाहिए, है? और मैंने तो प्रयत्न किया है कि ऑडियंस के हिसाब से ही बोलूं, परंतु जैसे आपने कबीर की बात कही, अपने यहाँ तो ये प्रकृति की बात, पेड़ पौधों के संबंध में दृष्टि हर एक शास्त्र में हर एक जगह मिली। एक उदाहरण देता हूं मैं केवल। लक्ष्मण को मूर्छा हो गई तो रामदल में तो कोई इलाज करने वाला था नहीं, तो विभीषण ने कहा साहब इसका इलाज तो हमारे यहाँ लंका में करना जानता है सुखेन वैद्य, कैसे आएगा, कौन लाएगा उसको? तो लाने वाला तो एक ही होता है, मेरे नाम राशि। उसने कहा मैं लेकर आऊंगा। तो सो रहा था बेचारे को मकान समेत उठा लाए कि देखो ये लक्ष्मण को मूर्छा हो गई है, आप इसका इलाज करो। अरे तुमने बताया नहीं, मेरे पास तो दवा है नहीं, और दवा यहाँ मिलेगी भी नहीं। कहाँ मिलेगी? संजीवनी बूटी में। तो हम सब जानते हैं कथा, उस संजीवनी बूटी को लेकर हनुमान जी सारे पहाड़ को ही उठा लाए। उस समय का वर्णन बहुत ही महत्व का है। वो सुखेन वैद्य उस संजीवनी बूटी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए प्रार्थना की, हे देवी संजीवनी, मेरा एक पेशेंट बीमार है, मुझे आप अपने में से कुछ पत्ते तोड़ने की इजाजत दीजिए। वैसे नहीं तोड़ा उन्होंने, सारी संजीवनी बूटी को प्रार्थना करके जितना आवश्यकता थे उतना ही तोड़ा। इसलिए आप लोग तो घर में, हम जैसे बच्चों को आप समझाते हैं ना, तुलसी रविवार को नहीं तोड़ना, तुलसी का ज्यादा पत्ता नहीं तोड़ना, आपको दातुन करना है तो सारी डाल को नहीं ले आना, जितना आवश्यक है इसी को अपने यहाँ पर प्रकृति कहा गया, पर्यावरण। अच्छा क्या आपने? हाँ। सर, आपने परिवार, कर्तव्य, अधिकार, पर्यावरण, उसको इतना अच्छा समझाया है कि मतलब मजा आ गया आपसे समझकर। पर समझ नहीं आता कि आज के परिवेश में परिवारों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आजकल तो अपने और अपने से माता पिता को भी लोग एडजस्ट करने के तैयार नहीं होते हैं। इसका बचाव का छोटा सा उपाय आपको ही बताइए। दो काम करने होंगे। क्या है कि ये हम पहले अपने परिवार से, अपने कुटुंब से प्रारंभ करें, और इसलिए कई बार हम सरल सा उपाय बताते हैं कि कम से दिन में एक बार समूचा परिवार इकट्ठा होकर भोजन करो, इकट्ठा होकर चाय पियो, इकट्ठा होकर नाश्ता करो, और कोई न कोई जिसको भी आप मानते हो ऐसे कोई आरती करो, भोजन करो, भजन करो, पूजा करो। तो परिवार इस बहाने से इकट्ठा है। और पर उसमें एक शर्त लगाते हैं, परिवार के लोग जब इकट्ठा बैठे, क्रिकेट के और सिनेमा की चर्चा नहीं करना, तो परिवार का भाव आ जाएगा कुल मिलाकर धीरे धीरे। नमस्कार सर, ऐसा विषय है हमारा आज का कि इसमें चर्चा खत्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जितनी लंबी चर्चा करें। लेकिन चूंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि अभी जो मंदी की आहट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की बात कही जा रही है, खासतौर पर भारत में, और जो नौकरियां खत्म हो रही है विभिन्न इंडस्ट्रीज में, तो उसका क्या उपाय देख रहे हैं और ये कितनी बड़ी समस्या है आज के वक्त में? बहुत बड़ी समस्या, ग्लोबल आ गया, ग्लोबल रिसेशन आहट दे रहा है। कभी 1929-32 में ग्लोबल रिसेशन आया था। उस समय भारत पर कम असर हुआ था, पर दुनिया के अधिकांश देशों में वो सारा असर हो गया था। उस समय केन्स नाम के एक अर्थशास्त्री पैदा हुए थे। उन्होंने एक नई तरह की पॉलिसी दी थी कि खूब खर्च करो और सरकार खूब इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि मंदी क्यों आती है? बाजार में सामान तो है पर डिमांड नहीं है। तो फिर जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और या प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और कम हो जाएगा तो रिट्रेंचमेंट हो जाएगा। यही हो रहा है ना आजकल। इसमें स्कूटर की,
मोटर की ये जितनी भी डिमांड कम हो गई ना, 30% तक डिमांड कम हो गई, तो रिट्रेंचमेंट हो गया लोगों का। तो यहां तक कहना है कि शायद 10 लाख नौकरियां अकेले इस सेक्टर में चले जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक तो इसके कारण से ये रिसेशन आता है, कुछ थोड़ा संसार का भी असर होता है और कुछ हमारी गलती का भी होता है। अब प्रश्न ये है कि हम संसार का तो दर्द क्या करें, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। मैं 2 बातें बताता हूं आजकल लोगों को। हमारे देश की इकोनॉमी का मेजर सेक्टर है जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है, वो है स्मॉल स्केल सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर बोलते हैं हम उसको, जो सरकार वरकार से ज्यादा नहीं लेता है ना, स्वयं छोटा मोटा अपना काम धाम, छोटा उद्योग चलाता है, छोटा बिजनेस चलाता है, अपने घर के लोग मिलकर काम करते हैं, 2-4 लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, इतना ही उनका छोटा चलता है। पर उनके चलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होते हुए सरकार की तरफ से नॉन इंटरफेरेंस। गलती क्या हो रही है, उन्हीं पर सरकार की सर्वाधिक मार पड़ रही है, तो बेचारे करा रहे हैं, परेशान हैं, की जो कमी उन पर ही तमाम कानून, वो बिल्कुल जो कमी है महसूस होने नहीं दी और हमारे कलाई पे इन्होंने राखी बांधी, हमें बड़ा अच्छा लगा। शिक्षण अधिकारियों ने बैंकों में जा आजादी दिलाने के लिए संघर्ष, त्याग और बलिदान के महान आदर्श प्रस्तुत किए। स्वाधीन देश के रूप में 72 वर्षों की हमारी यह यात्रा आज एक खास मुकाम पर आ पहुंची है। कुछ ही सप्ताह बाद 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे। गांधी जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। वे समाज को हर प्रकार के अन्याय से मुक्त कराने के प्रयासों में हमारे मार्गदर्शक भी थे। गांधी जी का मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमारी आज की गंभीर चुनौतियों का अनुमान पहले ही कर लिया था। गांधी जी मानते थे कि हमें प्रकृति के संसाधनों का उपयोग विवेक के साथ करना चाहिए ताकि विकास और प्रकृति का संतुलन हमेशा बना रहे। उन्होंने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने की शिक्षा भी दी। वर्तमान में चल रहे हमारे अनेक प्रयास गांधी जी के विचारों को ही यथार्थ रूप देते हैं। अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे देशवासियों का जीवन